नमस्कार, दोपहर के 2 बज गए हैं। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज हम बात करेंगे लखनऊ के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल को लेकर कैसे हंगामा बरपा है, क्योंकि एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें नमाज पढ़ते लोग नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कहा है कि इसके हम बदले में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पुलिस प्रशासन एक्टिव है। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। शशि। शुक्रिया शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पटना में जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉपी आज तक के पास मौजूद है, जरूर दिखाएंगे इस खास पेशकश में आपको। अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आपको दिखाऊंगी कि आखिरकार हामिद अंसारी ने जो सफाई दी उससे संतुष्ट बीजेपी नजर नहीं आ रही। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौरव भाटिया ने क्या कहा, क्या और आरोप नए लगाए, वो बताएंगे विस्तार से न्यूज रूम लाइव में। आशुतोष। शुक्रिया अर्पिता। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, बात करेंगे गौहर चिश्ती के बारे में भी, जो नफरत की जुबान बोलते हैं। आखिरकार उन्हें 20 दिनों के बाद हैदराबाद से दबोच लिया गया है। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है और आज हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि आज शाम वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे मॉल के अंदर। लेकिन इसके पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी, उनके घर पुलिस फोर्स तैनात हो गई है और साथ ही तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी निगरानी उनकी गतिविधियों पर है, क्योंकि आज शाम ऐलान किया गया है कि आज लखनऊ के सबसे बड़े मॉल, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है 10 जुलाई को 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉल तैयार हुआ है, उसके अंदर नमाज का जो वीडियो वायरल हुआ, इसको लेकर तमाम कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन किस तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ, 10 जुलाई को उद्घाटन हुआ, उसके बाद से चौतरफा किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है और अभी क्या हालात है, एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आप नजर डालें। $2000 करोड़ के मॉल में नमाज पर बवाल। मॉल में नमाज पर हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा की बारी। लखनऊ में जुम्मा 4 दिन पहले खुले इस लुलु मॉल को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। विवाद मॉल में नमाज की इन तस्वीरों पर उठे हैं। गुरुवार को मॉल में नमाज अदा करने की इन तस्वीरों को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है और इसके बाद आज फिर मॉल में नमाज की कुछ तस्वीरें एक हिंदू संगठन ने जारी कर दी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मॉल के फर्श पर बैठे नमाज अदा कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस पर सवाल उठाया है। जिस प्रकार से कल वहाँ नमाज पढ़ी गई तो हिंदू धर्म के लोगों को जो बहुसंख्यक है उसको वहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति दी है और योगी जी की सरकार लगातार ये कहती ही आई है, एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी कहते हैं, डीजीपी साहब कहते आए हैं कि सार्वजनिक स्तर पर किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को समानता के आधार पर ना नमाज पढ़ी जाएगी ना पूजा पाठ होने देंगे। तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया, तो इसको लेकर के हमारा विरोध है। विवाद यही थमता नहीं दिखता। मॉल में नमाज के जवाब में अब वहां हनुमान चालीसा के पाठ की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने भी मॉल में नमाज पर ऐतराज किया है। नहीं मान रहे, कुछ लोग मानसिकता से बीमार हैं और उस मानसिकता की बीमारी के कारण कुछ ऐसा कृत्य करते हैं। यह कृत्य नहीं करना चाहिए। भगवान का जहां नाम लेना है उसी जगह पे लीजिए। चौराहे पे बैठकर, गली में बैठकर, रोड पर बैठकर भगवान के नाम नहीं लिए जाते, ये दिखावा करते हैं। विवाद बढ़ा और केस दर्ज हो गया तो अब मॉल का प्रबंधन सफाई दे रहा है कि यहाँ धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहां अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। लखनऊ में लुलु मॉल को चालू हुए अभी 4 दिन हुए हैं और अब ये मॉल विवाद का सबब बन गया है। हिंदू संगठनों ने गुरुवार को मॉल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
इसी वीडियो ने मॉल को लखनऊ में बने लुलु मॉल को हिंदू मुस्लिम और धर्म के खांचे में बांट दिया है। हालत ये है कि आज जुमे को देखते हुए मॉल की सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मॉल को लेकर जिस तरह से नमाज पढ़ी गई उसको लेकर चौतरफा विरोध प्रकट किया जा रहा है। हिंदू संगठन एतराज जाहिर कर रहे हैं और उनका सवाल है कि ये मॉल है या फिर मस्जिद। शुभाकर अब बिल्कुल, और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष लखनऊ से हमारे साथ है। आशीष, हमने तमाम हिंदू संगठनों को भी सुना, पुलिस प्रशासन का उनके घर जाना देखा, लेकिन फिलहाल क्या बड़ी अपडेट है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शाम को जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जबकि लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर मनाही है। और ये नया वीडियो जो है, इसको लेकर अब तक कोई कार्रवाई? देखिए, जिस तरीके से अब ये नमाज का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा वहां पर सुंदरकांड का पाठ करना चाहती थी, जिसके लिए उसने परमिशन लेटर भी थाने पर दिया था और आज करने की बात कही थी। आज सुबह ही एक नया वीडियो जारी होता है और वो भी हिंदू संगठन जो है वो दावा करते हैं कि देखिए, इतना विवाद के बावजूद भी फिर एक वीडियो नमाज का उस मॉल से जारी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार वहां से वीडियो निकल रहे हैं नमाज के, जिसको लेकर ऐतराज जताया था। हालांकि उसके बाद पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है वहां पर, चूंकि आज सुंदरकांड को पढ़ने जाने के लिए हिंदू संगठन एकजुट हो रहे थे। ऐसे में जो वहां के मॉल के जीएम है वो खुद मौजूद थे, वहां पर पहुंचे हैं और हिंदू संगठन से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि आप लोग थोड़ा सा संतुष्टि बनाए रखिए, हम कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो नमाज वहां पढ़ रहे थे। यानी कि इससे पहले लुलु मॉल के जो जीएम हैं उनकी तरफ से एक एफआईआर लिखवाई गई कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। तो ये जब होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक हिंदू संगठन तो रुक जाता है कि ठीक है, जब आप कार्रवाई करें, लेकिन अब उसके बाद अगर बात करें तो हिंदू समाज पार्टी है वो अब तैयार है कि अब वो जाकर सुंदरकांड करेगी वहां पर लुलु मॉल के बाहर। तो यानी कि हिंदू जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं है कि नमाज वहां पर ऑफर की गई है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लुलु मॉल की इस एक्शन से वो रुक जाएंगे। एफआईआर के बाद भी हिंदू संगठन नहीं रुक रहे हैं और आज शाम तक 5 से 6 बजे तक वहां सुंदरकांड करने की बात कही जा रही है, जिसमें अलग अलग हिंदू संगठन वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। आगे भी आप लगातार नजर बनाए रखिए, कोई नई और बड़ी जानकारी होगी हम फिर आपके पास आएंगे, लेकिन ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। शशि। बिल्कुल शुभांकर, और हम अब दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि आखिर इस हंगामे की वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ी गई थी, यहां से विवाद शुरू हुआ और आपको ये भी बता दें कि इनॉग्रेशन खुद यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का किया था। 2 दिन में 2 वीडियो सामने आ गए और जैसे ही वीडियो सामने आए उसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हिंदू संगठन मॉल में नमाज पढ़े जाने से बहुत ज्यादा खफा है। लगातार उनका वही मानना है कि अगर वहां पर नमाज होगी तो वहां पर हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। कारोबारी जगह पर नमाज पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि साफ हिंदू संगठनों का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया है कि नमाज नहीं होगी। कोई भी धार्मिक संगठन इस तरीके से कोई नमाज नहीं कर सकता, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि वहां पर हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाए। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि जो इसके मालिक हैं एमए यूसुफ हैं और बहुत बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मॉल यहां शुरू किया था और कहा यह गया था कि बहुत सारे लोगों को इस मॉल के शुरू होने के बाद यहां पर नौकरी मिलेगी। एक तरह से बहुत ज्यादा फायदेमंद उत्तर प्रदेश के लिए मॉल होने जा रहा है। लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद मॉल में नमाज को पढ़ने को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है और अभी भी यह हंगामा जारी है। मॉल के भीतर से एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई है और आगे क्या तैयारियां हैं प्रशासन की इस पूरे मामले से निपटने के लिए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज अदा करने के बाद अब विवाद सुंदरकांड को लेकर खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठन के नेता शिशिर चतुर्वेदी ने ऐलान किया कि अगर लुलु मॉल परिसर के अंदर नमाज अदा की गई तो अब वो यहां पर आज शाम में सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, जिसको देखते हुए जो लखनऊ पुलिस है उसने एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया है। पीएसी तैनात की गई है, स्थानीय जो गोल्ड सिटी थाने की पुलिस फोर्स है वो तैनात है, ताकि कोई भी व्यक्ति अप्रिय स्थिति या यहाँ पर आकर के कोई ऐसा धार्मिक आयोजन न कर पाए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। महिलाएं भी अगर प्रदर्शन करने आती हैं तो उनके इंतजाम भी है, महिला कांस्टेबल्स हैं, पीएसी के जवान हैं, यानी हर तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लुलु मॉल के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई है। जो आम लोग हैं मॉल के अंदर जाना चाहते हैं उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है,
लेकिन एहतियात के तौर पर अगर कोई यहाँ पर प्रदर्शन करता है, जैसा कि हिंदूवादी संगठन ने कहा कि वो यहाँ पर सुंदरकांड करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ लुलु मॉल प्रशासन ने इस मामले में सुशांत गोल्ड सिटी में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिन लोगों ने मॉल परिसर के अंदर नमाज अदा की थी। और साथ ही साफ कहा है कि जिन लोगों ने नमाज अदा की वो उनके प्रबंधन से, उनके मॉल से उनका कोई लेना देना नहीं है, अज्ञात युवक थे। बहरहाल एहतियात के तौर पर मॉल परिसर के चारों तरफ कहा जाए कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो ये मॉल बहुत ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब बहुत अच्छे ऑफर्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई थी और बड़ी संख्या में लोग रात को ही पहुंच गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का लखनऊ का जो लुलु मॉल है अब सिर्फ विवादों की वजह से लोगों की नजरों में है और सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी इस पर और पहुंचाएंगे आप तक अर्पिता। बिल्कुल शशि, और देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बकायदा वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मॉल में जाकर, जो आज ऐलान हुआ है उसको देखने के बाद जिन लोगों ने ऐलान किया उनके यहाँ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि माहौल बिगड़ने की गुंजाइश आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। और इसीलिए क्योंकि 2 वीडियो सामने आए थे, हिंदू संगठनों ने पहले एक वीडियो दिखाया और ये कहा कि जब वहां नमाज अदा की जा सकती है तो हम भी वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और वीडियो आता है जिसमें कहा जाता है कि बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई जब हमने कंप्लेन की, तो अब ऐसे में आज शाम तय किया गया कि आज वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। लखनऊ में लुलु मॉल के बढ़ते विवाद के बीच में हिंदू संगठन में अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिशिर चतुर्वेदी, उनको पुलिस ने उनके ही आवास पर नजरबंद किया हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है लखनऊ की, और वो उनके आवास के बाहर सिक्योरिटीज जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर से चूंकि जिस तरीके से लुलु मॉल का विवाद उठा था उसके बाद से हिंदू संगठन आज जो पाठ करने की बात कर रहे थे कि वो जो है हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड, उसका पाठ करेंगे। मैं इस समय रेजिडेंस के बाहर हूँ। ये जो है ये रेजिडेंस है जो यहाँ के हिंदू महासभा के प्रवक्ता है उनका, उसके बाहर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और किसी को भी मनाही है अंदर जाने की। साफ तरीके के हालात दिख रहे हैं, अब उसको देखकर सिक्योरिटी बढ़ाने की भी बात कही गई है। और आज जो स्थितियां हैं, क्योंकि ये ऐलान कर दिया गया है कि ये यहाँ पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उसको देखते हुए आशुतोष अब माहौल भी गरमा सकता है, इसीलिए सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। बिल्कुल, माहौल वहां पर गरमाया हुआ है, साथ ही और भी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो नफरत की जुबान है, जो जहर के बोल हैं, गौहर चिश्ती ने जो बयान दिया था, आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 दिनों के बाद हैदराबाद से उनको गिरफ्तार किया गया है और अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि गौहर चिश्ती ने जिस तरह से भड़काऊ बयान दिए थे, भड़काऊ बयान देने वाले गौहर चिश्ती पर शिकंजा कस चुका है पुलिस का और जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं हर एक कड़ी को, हर एक तार को, कि आखिर किसके इशारे पर और किस तरह से, आखिर क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है, क्योंकि पुलिस के रडार पर गौहर के मददगार भी इसमें शामिल हैं और भी लोगों पर शिकंजा कस सकता है। प्रतिक्रिया आ रही है, आपको सुनवाते हैं। 17 जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो घोष महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए भी तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, पूरी तैयारी की जा चुकी है और अब 18 तारीख से 18 साल प्लस जितने भी लोग हैं उन्हें फ्री बूस्टर डोज सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। आजादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे
उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी अब फ्री में लोगों को मुहैया कराने की तैयारी है। अब तक केवल 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर फ्री में बूस्टर डोज लगाई जा रही थी, लेकिन अब 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को भी फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण की दर में बीते कुछ वक्त से इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से सरकार ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। बूस्टर की फ्री डोज की योजना के तहत सरकार ने तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिनों का ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 जुलाई से इस 75 दिनों के विशेष अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत पहले लगी 2 वैक्सीन डोज की तरह ही लोग सरकारी केंद्रों में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज को फ्री करने के पीछे एक बड़ी वजह लोगों की इसके प्रति जारी बेरुखी है। आंकड़ों के मुताबिक 18 से 59 साल की उम्र के 77 करोड़ लोगों में से केवल 1% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुफ्त टीकाकरण की पहल से इस आंकड़े में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि 60 साल से बड़े लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स में से 26% ने बूस्टर डोज लगवा ली है। ICMR और दूसरी वैश्विक संस्थाओं की स्टडी के मुताबिक 2 डोजों से बनी एंटीबॉडीज का असर 6 महीने तक बना रहता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बूस्टर डोज की जरूरत होती है। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो। बाढ़ बारिश से किस तरीके से हालात बने हुए हैं, लोगों के गांव घर के घर डूब चुके हैं और आशुतोष ये स्थितियां अभी और बढ़ सकती क्योंकि कई जगहों पर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट भी घोषित किया गया। बिल्कुल अर्पिता, आप सही कह रही हैं। देखिए, इस वक्त आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश की चपेट में है। लोग काफी परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बाढ़ का प्रकोप थमे और लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। और सबसे ज्यादा अगर स्थिति कहीं भयावह है तो वो गुजरात की अगर नवसारी की बात करें तो लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान है। हर तरफ इलाका जलमग्न हो चुका है और सबसे बड़ी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 100 लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया है, सुरक्षित ठिकानों पर उनको लेकर जाया गया है। भोजन पानी की बहुत समस्या है। आज तक संवाददाता अगर सौरभ वक्तानिया की बात करें तो वो एनडीआरएफ के साथ मौजूद है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अभी क्या है हालात गुजरात के नवसारी के। इस वक्त हम नवसारी में मौजूद है और एनडीआरएफ की बोट में इस वक्त जो गांव के अंदर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जिंदगी को बचाने की जो कवायद है वो यहां पर शुरू है, क्योंकि काफी दिनों से जो गांव के अंदर लोग हैं वो फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की तमाम टीमें इस वक्त नवसारी में मौजूद है और हमारे साथ उनके सीनियर ऑफिसर एसके गुर्जर जी मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे। एसके गुर्जर सर, हमें बताइए कि कहाँ इस वक्त हम फिलहाल जा रहे हैं और कितने लोग फंसे हुए? यहाँ हम लोग कमलथा भाटा विलेज है जो कि यहाँ गण देवी तहसील में आता है। नवसारी में लगातार हम लोग 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के फंसे होने की अभी भी लोग गाँव में फंसे हैं जहाँ लो लाइन एरियाज में पानी भरा हुआ है। उनको निकालने के लिए 6 एनडीआरएफ की टीम आपके साथ में जा रही है। देखिए तस्वीरों में साफ आपको दिखा सकते हैं कि कितने ज्यादा मुश्किलात, क्योंकि देखिए पीछे की तरफ देखिए पूरी तरीके से झाड़ यहाँ पर है तो हमें नीचे रहने की तो बस ऐसे काफी ज्यादा मुश्किलात है। देखिए तमाम पेड़ पानी में डूब चुके हैं, मतलब आप समझ सके कि पानी बहुत ही ज्यादा तेज है। ये गांव के तरफ का रास्ता है लेकिन पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ ये पूरा का पूरा गांव। और गुर्जर सर से हम बात करेंगे। सर, पूरे नवसारी में हम देख रहे हैं कि ऐसे ही हालात है, किस तरीके से आपकी टीमें काम करी यहाँ पर? यहाँ पे लगातार 6 एनडीआरएफ की 2 टीम काम कर रही है और 7 से भी आई है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे 3 दिनों से वलसाड और नवसारी इलाके में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने इसी गण देवी तहसील में हम लोगों ने लगातार ऑपरेशन किए और बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में लोग जो फंसे थे उनको हम लोगों ने निकाला यहाँ पे। बिल्कुल, खाने पीने की भी सुविधा नहीं है लोगों के पास? नहीं, यहाँ पे 2-3 दिन से भरा है पानी, तो उनके घरों में पानी भरा हुआ 10-10 फीट तक पानी भरा है, तो खाने पीने को तो बहुत दूर दूर तक उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा पानी लगातार 4 से 5 दिनों से इस नवसारी इलाके में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। कल से थोड़ी बहुत जो है राहत मिली है, बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन हालात बहुत ही ज्यादा खराब
आप देखिए कितनी मुश्किलात के साथ फिर भी यहाँ पर एनडीआरएफ के जो ऑफिशियल्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, नवसारी, आज तक। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से बाढ़ और बारिश ने हालात काफी बदहाल कर दिए हैं। गुजरात के नवसारी के हाल बहुत बुरा है। बस शुभांकर, आगे क्या? बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि अब हम बता रहे हैं हाल तो हमें दिखाना भी जरूरी है। वहां से हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने एक रिपोर्ट भेजी। जरा देखिए नवसारी में जल कर्फ्यू किस तरह से तबाही ही तबाही मचा रहा है हर तरफ। इस वक्त हम नवसारी के गंडेवी इलाके में मौजूद है और आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा लोग इस गांव के अंदर फंसे हुए हैं। आज तक पर आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। वहां पर देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े मौजूद है, गांव के लोग मौजूद है, यहाँ की जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स की टीम वो मौजूद है। जबरदस्त पानी का बहाव है और यहाँ तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप तस्वीरों में साफ देखिए किस तरीके से रस्सियां लगाई गई है और गांव के लोग है, बाकी जो एनडीआरएफ की टीम भी अब वहां पर पहुंच चुकी है। वहां पर देखिए उस तरफ मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अब एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम बहुत ही मशक्कत करके वहां पर पहुंची है। देखिए गले तक वहां पर पानी है। कुछ एनडीआरएफ के जो ऑफिशियल्स है वो वहां पर आपको तैरते भी नजर आएंगे क्योंकि पानी का जो प्रवाह है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। आपको बता दूं कि गंडेवी इलाके में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग 5 दिन से फंसे हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बेहद ही छोटा बच्चा वहां पर आप देखिए अब उसे रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा कठिन होगा फिलहाल उसको रेस्क्यू करना, लेकिन पूरी जिंदगी बचाने की यहां पर कोशिश चल रही है। 100 से ज्यादा लोग फिलहाल उस गांव के अंदर फंसे हुए हैं। जो यहां पे लोकल फायर ऑफिशियल्स की टीम है वो सबसे यहां पर पहुंची है। अब देखिए किस तरीके से उस छोटे बच्चे को वहां से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। पानी का प्रवाह बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन जिंदगी बचाने की कवायद यहां पर किस तरीके से शुरू हो चुकी है। अब एनडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। ये देखिए छोटा बच्चा यहां पर अब रेस्क्यू करके लाया गया है, उसके साथ उसका परिवार भी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब फाइनली लोगों को बचाया जा रहा है और किस तरीके से इस इलाके से एक एक करके लोगों को बचाया जाए। कितने लोग फंसे हो गए वहां पे, कैसे हालत है? 15-20 आदमी फंसे हुए है। वो निकल लिया, वहां से लाने का ही है अभी बाकी। बाहर निकाल दिया? निकाल लिया। बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना किस तरीके से, अब देखिए वो छोटा बच्चा आखिरकार उसे बाहर सेफली निकाला गया है और ये बहुत ही राहत भरी खबर। कैमरा पर्सन साजिद आलम और रौनक जानी के साथ सौरभ वक्तानिया, नवसारी, आज तक। तो ये नवसारी से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई सारे सवाल जो हैं शशि वो इंतजाम को लेकर भी खड़े हैं, लेकिन बारिश ने भी आफत मचा रखी है। बहुत ज्यादा। वलसाड़ के भी कुछ इसी तरह के हालात हैं शुभांकर, और आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदियां पूरी तरह से ओवरफ्लो हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, सड़कें आपको नदियों में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। हमारे संवाददाता देव कोटक की इस रिपोर्ट को देखिए और अंदाजा लगाइए कि वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन के लिए कितनी ज्यादा चैलेंजिंग स्थिति है। तबाही और कुदरत का कहर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। अगर हम दिखा सकते हैं कि आपको, मैं तीथल रोड बीच पे हूँ जो कि वलसाड़ गुजरात में है, जहाँ काफी लोगों की जानें भी गई है, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है और काफी लोग बेघर हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो दरिया है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बारिश है कि सिर्फ गिरे जा रही है। आने वाले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी क्योंकि रेड अलर्ट अभी भी जारी किया हुआ है। यहाँ के लोग और नवसारी के लोग काफी परेशान हैं इस तरह की बारिश जिसने सिर्फ तबाही मचाई है और बहुत लोगों के व्यापार और धंधों का भी नुकसान किया है। ये अगले कितने दिन आने वाले चलेगा ये तो सिर्फ समय ही बता पाएगा, लेकिन देखते रहिए आज तक। मैं मंगेश आमरे के साथ देव कोटक, आज तक, वलसाड़। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां के लोगों का जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और कितनी ज्यादा मुश्किलें प्रशासन के सामने भी हैं। कुछ इसी तरह के हालात और भी जगहों के हैं। बिल्कुल शशि, और देखिए जहां पर पानी पहुंचा है, यानी जो गांव डूब चुके हैं वहां तो समस्या है ही, लेकिन जहां से पानी उतरने लगा, यानी पानी कम होने लगा उसका स्तर, वहां पर भी चुनौतियां लोगों के सामने है। कैसी चुनौतियां, इस रिपोर्ट में देखिए। तबाही, नुकसान, यही सब पीछे छूट गया है छिपवाड़ के दाना बाजार इलाके में, वलसाड़ में जहां हम फिलहाल मौजूद है। आपको एक बार दिखा दे कि जो 4 दिन की धुआंधार मूसलाधार बारिश गिरी है यहाँ पर,
उसने सिर्फ नुकसान किया है यहाँ के लोगों का। यहाँ के कुछ व्यापारी है जिनका काफी कुछ अनाज खराब हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां निर्माणाधीन इमारत गिरने से 6 मजदूरों की मौत। ये बताया जा रहा है कि वहां इमारत बन रही थी, गोदाम की दीवार गिरी है और अलीपुर में ये बड़ा हादसा हुआ। 6 मजदूरों की दबकर मौत की जानकारी अभी सामने आ रही है। हादसे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका, और इसीलिए कोशिश ये है कि मलबा बहुत ही सावधानी के साथ हटाया जाए और कितनी जिंदगियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, इस वक्त चुनौती यही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां निर्माणाधीन एक इमारत गिरने से 6 मजदूरों की दबकर मौत हुई है। अभी प्राथमिक तौर पर यह जानकारी सामने आ रही है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मलबा हटाया, निर्माणाधीन गोदाम की जो दीवार गिरी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर मजदूर थे उस वक्त जब काम चल रहा था। गोदाम की दीवार जब गिरी उसके बाद अलीपुर में बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की दबकर मौत। तो दिल्ली अलीपुर में बन रहे गोदाम की दीवार दरअसल गिरी है, कई मजदूर वहां पर मौजूद थे, 6 लोगों की दब के मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। बड़ी सावधानी के साथ जो मलबा था उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि उसके नीचे कई जिंदगियां हो सकती है, कई लोग उसमें फंसे हो सकते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से यही वो इमारत, ये इमारत का एक हिस्सा, दीवार जो गिरी जिसके बाद ये हादसा हुआ। वहां काम कर रहे मजदूर, 6 मजदूर जिनकी दबकर मौत की जानकारी सामने आ रही है। राहत और बचाव काम वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ वहां पर मलबे को हटाकर उसमें दबे मजदूरों को निकालने की कोशिश इस वक्त टीमों की तरफ से हो रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, अलीपुर में ये बड़ा दर्दनाक हादसा, जहां पर 6 मजदूरों की दबकर मौत की जानकारी प्राथमिक तौर पर। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो गया जैसे ही ये जानकारी मिली कि वो इमारत गिरी है। सबसे पहले स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर सामने आए, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इन मजदूरों को वहां से निकाला जाए, लेकिन जब तक वो सफल होते तब तक 6 मजदूरों की दबकर मौत की जानकारी आ रही है। कुछ और लोग, क्योंकि बताया जा रहा है काफी संख्या में मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हो जाता है, ये दीवार गिर जाती है, ढह जाती है, जिसके बाद 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हिमांशु का। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, 6 लोगों की मौत हो गई और भी कुछ लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं, क्या है अपडेट? जी देखिए, ये 5000 मीटर का, 5000 गज का ये बहुत बड़ा प्लॉट है जो अलीपुर इलाका, जो बाहरी दिल्ली है, वहां पर था। और बताया जा रहा है कि वहां पर एक गोदाम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ये अच्छी खासी लंबी दीवार थी जिसे बनाया जा रहा था। और वहां पर बगल में तकरीबन 15 के आसपास, 20 के आसपास जो मजदूर हैं वो काम कर रहे थे। और अचानक से जब ये दीवार गिरती है तो वो सारे के सारे मजदूर इस दीवार की चपेट में आ जाते हैं। आसपास की टीमें, पुलिस की टीमें, फायर विभाग की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें मौके पे तुरंत पहुंचती हैं ताकि रेस्क्यू किया जा सके। जो दिल्ली फायर सर्विस से हमारी बात, उनका कहना है कि 10 से 12 लोगों को निकाला गया है वहां से, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर थी, जिन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी, क्योंकि ये दीवार काफी लंबी थी, बड़ी थी, इसलिए काफी लोग इसके चपेट में आए थे। और जो वहां पर काम कर रहे थे मजदूर, जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 15 से 20 के आसपास लोग थे जो इस दीवार के गिरने से, ढहने से उसकी चपेट में आए हैं। अधिकारी मौके पे पहुंच गए हैं, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। जो पूरी दीवार थी उसे पूरा मलबा को हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में मलबे को हटाने में बेहद सावधानी रखी जाती है ताकि जो लोग अंदर दबे हुए हैं उन्हें और चोट ना लगे, इसलिए बेहद सावधानी से वहां से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और ये बात क्लियर की जा रही है कि कोई और मलबे में दबा है कि नहीं। जानकारी, जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो अभी हमारे टेलीविजन पर चल रही है हिमांशु, देख पा रहे हैं कि ये पूरा कमर्शियल इलाका प्रतीत हो रहा है। और कितने लोग अभी और बताए जा रहे हैं जो कि इस पूरे निर्माण कार्य में लगे हुए थे? देखिए, ये 5000 गज का ये प्लॉट है और इस 5000 गज के प्लॉट पे एक गोदाम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसमें ये एक लंबी दीवार बनाई जा रही थी और वो दीवार गिरी है। और क्योंकि वो दीवार बेहद लंबी थी, इसलिए काफी लोग, बगल में तकरीबन 15 से 20 के आसपास मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जो इस दीवार की चपेट में आए हैं और उसके नीचे दबे होने की सूचना मिली। जो वहां पर मजदूर बाकी काम कर रहे थे, क्योंकि 5000 गज का ये पूरा प्लॉट है, तो तकरीबन 30 से 35 या 40 के आसपास लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने तुरंत न सिर्फ
जो तमाम अथॉरिटीज है, पुलिस है, फायर है, उनको कॉल किया, बल्कि साथ साथ वो जो दीवार है उसके मलबे को हटाने में भी जुट गए। और जब वहां पर फायर सर्विस पहुंची, हमारी फायर सर्विस के अधिकारियों से बात, उनका कहना है कि 10 लोगों को तो जब फायर की सर्विस पहुंची तो वहां से तुरंत 10 से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर थी। अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंस मौके पे पहुंच रही है, कोशिश की जा रही है कि पूरा मलबा है उस पूरे इलाके को जल्द से जल्द क्लीन किया जा सके। और जो लोग घायल में है, पास में राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, वहां पर तुरंत सभी को भेजा जा रहा है। तो एक पूरा सिस्टम चेन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी घायल निकले जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। तो वहां पर अधिकारी मौजूद है, दिल्ली पुलिस अधिकारी मौजूद है, फायर की गाड़ियां मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, इसके लिए रूट पर किसी तरीके का, जो हॉस्पिटल है और जो स्पॉट है उनके बीच का जो रूट है उसमें किसी तरीके की कोई ट्रैफिक न लग सके, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20 लोग थे जो वहां पर काम कर रहे थे, जो इस दीवार की चपेट में आए हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके बाद लौटेंगे। एक बार दर्शकों को फिर हम बता दें कि दिल्ली के अलीपुर में घटना घटित हुई है और मानसून के मौसम में खासतौर पर ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, लेकिन इस बार 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। कई मजदूर ऐसे हैं जिनके फंसे होने की बात यहां पर कही जा रही है। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली में निर्माणाधीन गोदाम जो है उसकी दीवार गिर गई है और कई मजदूरों को अस्पताल में भेज दिया गया है। कुछ के मरने की खबर आई है। दुखद घटना, 6 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। तो देखिए आंकड़ा जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में ये आंकड़ा 4 का था, लेकिन अब ये बढ़कर 6 हो गया है। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए शुरुआत में कहा गया कि 4 लोगों की मौत हुई, अब खबर आ रही 6। क्या यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अवस्था गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? देखिए, मौके पर जो अधिकारी हैं, हमारी जिनसे बात हुई, उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि सबसे पहले जो भी घायल हैं उनको अंदर से निकाला जाए और हॉस्पिटल भिजवाया जाए। इसके लिए हॉस्पिटल में भी बात कर ली गई है ताकि वहां पर किसी तरीके की दिक्कत न हो और जब घायलों को भेजा जाए तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। साथ ही साथ उस रूट को भी क्लियर कराया गया है। एम्बुलेंस मौके पे मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम मौके पे हॉस्पिटल में मौजूद है और एक जो लोग वहां पे बाकी लोग जो काम कर रहे थे उनसे ये भी असर्टेन करने की कोशिश की जा रही थी कि कितने लोग लगभग वहां पर रहे होंगे। उन सभी से जानकारी लेकर के दीवार जो मलबा था करीब 20 के आसपास, 15 से 20 या 22, ये चीजें अभी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। संख्या, दीवार का मलबा हटाने के साथ साथ कौन लोग वहां काम कर रहे थे, कितने लोग हो सकते थे, ताकि कोई अंदर जल्द से जल्द अगर जो भी लोग अंदर फंसे उन्हें निकाला जा सके, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सवाल गहराता जा रहा है, लेकिन सबसे ऊपर यानी प्रबल दावेदार के तौर पर अगर कोई नाम दिख रहा है तो वो ऋषि सुनक का है। वो देश जिसने 200 साल भारत पर शासन किया, क्या वहां का अगला प्रधानमंत्री एक भारतवंशी होगा? ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नाम की लहर चल रही है और माहौल ऐसा है कि इस लहर के लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां से बोरिस जॉनसन को मजबूर होकर निकलना पड़ा था। The decisions we make today will decide whether the next generation of British people 42 साल के ऋषि सुनक को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रेडी फॉर ऋषि के नारे के साथ वहां जबरदस्त प्रचार अभियान चल रहा है। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व स्थापित करना होगा। But one thing has stayed the same. पार्टी का नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है: नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिलहाल एलिमिनेशन चल रहा है। पहले एलिमिनेशन राउंड में ऋषि सुनक सबसे आगे हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये भारतवंशी ब्रिटेन में इतिहास रचेगा। इस वक्त मैं हूँ यूके की पार्लियामेंट के सामने, जहां अंदर बहुत गहमा गहमी है और ये देश बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। पहली मर्तबा कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है इस देश का, जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, ऋषि सुनक, वो सबसे आगे है प्रधानमंत्री की रेस में, यानी कि टोरी पार्टी की लीडरशिप की रेस में, जो इस वक्त सरकार बनाए हुए है।
और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक लम्हा होगा। ऋषि सुनक को पहले राउंड में 88 वोट मिले। उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी वाणिज्य मंत्री पेनी मोरडॉन्ट को 67 वोट मिले। विदेश मंत्री लिज ट्रस को 50 वोट मिले। केमी बैडनॉच को 40, टॉम टेगनडैट को 37, सुएला ब्रेवरमैन को 32, नदीम जहावी को 25 और जेरेमी हंट को 18 वोट मिले। इन 8 उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का दावा किया था। पहले राउंड में सबसे कम वोट मिलने की वजह से नदीम जहावी और जेरेमी हंट बाहर हो गए, जबकि टॉप 6 उम्मीदवारों के बीच दूसरे राउंड की लड़ाई में भी ऋषि सुनक ही आगे रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ा मुकाबला ऋषि सुनक, पेनी मोरडॉन्ट और लिज ट्रस, इन 3 लोगों के बीच है। ऋषि सुनक और लिज ट्रस को शुरू से ही बड़ा दावेदार माना जा रहा था, जबकि पेनी मोरडॉन्ट को कंजर्वेटिव पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। Very good indeed, because Rishi has shown that he is very popular among members of parliament for many reasons. First of all, that he can unite the party, because the party has to be united if they have to win the election, and he can turn the economy around. I mean, you have seen during the COVID pandemic how he supported small businesses, families, and preserved jobs and employment. I believe Rishi is the right person to lead the Conservative Party and guide our country through the economic headwinds that the global inflation crisis is causing. He's got a proven track record. ऋषि सुनक का भारत से गहरा नाता है। उनके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे, जो विदेश में जाकर बस गए थे। फिर ब्रिटेन के हैम्पशायर में उनका जन्म हुआ। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले ऋषि इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया है। भारतीय एंगल से ऋषि का एक परिचय यह भी है कि वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। इसीलिए ऋषि को लेकर ब्रिटेन में भारतवंशी लोग बेहद उत्साहित हैं और भारत में भी ऋषि को आगे बढ़ने को अलग नजर से देखा जा रहा है। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं है। उनके खिलाफ स्टॉप ऋषि अभियान भी चल रहा है। हालांकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस लड़ाई को आखिरी राउंड तक ले जाएंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया ऐसी है कि वो दावेदार जिसके पास सबसे कम वोट होंगे, वो एक एक करके इस मुकाबले के राउंड से बाहर होते जाएंगे। 1922 की कमेटी ऑफ टोरी बैक बेंचर्स की तरफ से अंतिम 2 उम्मीदवार चुनने की समय सीमा 21 जुलाई है। इसके बाद वो उम्मीदवार जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसे 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आज तक ब्यूरो।